हेलो स्टूडेंट्स, यूपी एकेडमी क्लासेस में कक्षा 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें हम लोग कुछ स्टूडेंट्स से हमसे पूछा कि सर आप 3 तरह की एकक कोष्ठिकाओं को बताए हैं और हम लोग के बुक्स में इस तरह का दिया हुआ है। तो जो मैं 3 तरह की एकक कोष्ठिकाओं को बताया, SCC, FCC और ये BCC, फलक केंद्रित, काय केंद्रित और मूलभूत कोष्ठिका, जिसको सिंपल क्यूबिक सेल कहते हैं। ये 3 तरह के सेल्स ही एग्जाम में ज़्यादातर पूछते हैं और ये बेसिक हैं, इनको समझ लीजिए। लेकिन आपके बुक्स में जो दिया हुआ है वो इस प्रकार है कि पहले इकाई सेल को आप कई बार पढ़ चुके, फिर से पढ़ लीजिए। इकाई सेल किसी क्रिस्टल जालक में न्यूनतम जालक बिंदुओं का वह समूह, न्यूनतम जालक बिंदुओं का वह समूह जिनकी आकाश में चाहे त्रिविम में पुनरावृत्ति होने से, बार बार दोहराने से पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उस सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं के समूह को ही एकक कोष्ठिका कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं, इकाई कोष्ठिका या इकाई सेल कहते हैं। यह मूल रूप से 2 तरह की होती है, एक आद्य या मूलभूत कोष्ठिका। देखिए जितने भी कोष्ठिकाएं होंगी वे सभी एक जो है घन के रूप में होती हैं और घन के प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण रहते हैं, चाहे जिस प्रकार की एकक कोष्ठिका हो। अब केंद्रित एकक कोष्ठिका मतलब सामान्य एकक कोष्ठिका ऐसी एकक कोष्ठिका होगी जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण उपस्थित होते हैं। और केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होगी? ऐसी एकक कोष्ठिका जिसके 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण के अतिरिक्त किसी न किसी और स्थिति में उसके बॉडी के अंदर, उसके कोष्ठिका के अंदर और या अन्य अवयवी कण उपस्थित होते हैं, तब वह केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। देखिए यह 3 तरह की होती है। FCC फलक केंद्रित, फलक केंद्रित आप जानते हैं कि ऐसी एकक कोष्ठिका होती है जिसके 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण होने के साथ साथ इसके फलक पर 1 2 3 4 5 और 6 फलक हैं, देख सकते हैं। इस तरह से 6 फलकों पर एकक जो अवयवी कण उपस्थित होते हैं। इसमें कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 8 गुणे प्रत्येक कोने पर 1/8, तो ये एक अवयवी कण होते हैं। इसमें 8 गुणे 1/8 यानी एक अवयवी कण ये हुए। 6 गुणे प्रत्येक फलक पर 1/2 होता है, पिछले वीडियो आपने पढ़ा, ये 3, यानी सब मिला करके 4। अब अगला देखिए आधार केंद्रित, जो है आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका, जो बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें क्या होगा? BCC ये भी है, BCC ये भी है, लेकिन ये बेस सेंटर्ड है, ये बॉडी सेंटर्ड होगा। इसमें एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण होते हैं और इसके साथ साथ केवल 2 विपरीत फलकों पर, या तो ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे 2 विपरीत फलकों पर एकक कोष्ठिका और होंगे, बस 2 विपरीत फलकों पर और सब पर नहीं। तो इसको बोलते हैं आधार केंद्रित BCC यानी बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 8 गुणे 1/8 कोनों पर एक, और सिर्फ 2 बेस पर 2 फलकों पर हैं, तो 2 × 1/2 यानी 1, अर्थात इसमें 2 अवयवी कण आएंगे। अब यहाँ पर देखिए काय केंद्रित, काय केंद्रित आपने पीछे वीडियो में देखा हुआ है, फिर से एक बार आपके सामने हम लिख रहे हैं उसको। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका जो होती है इस तरह से प्रत्येक कोनों पर और बीच में उसके ठीक बॉडी के सेंटर में बीच में एक अवयवी कण रहता है। तो इसमें कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी? 8 गुणे 1/8 यानी एक कण यहाँ से हो जाएंगे और एक जो इसके सेंटर में है, ठीक है, केंद्र में एक, यानी इसमें भी 2 अवयवी कण ही होते हैं। तो इस तरह से ये बेस सेंटर्ड या बॉडी सेंटर्ड में कुल अवयवी कणों की संख्या 2 होती है, बस इनकी स्थिति अलग अलग कि 2 फलकों पर आधा आधा इन्वॉल्व रहेंगे, इसमें एक अवयवी कण पूरा इसमें अंदर इन्वॉल्व रहेगा। इस तरह से एकक कोष्ठिका का हमने यहाँ पर आपको विस्तार करके बताया। जो अगला पॉइंट हम पढ़ने चल रहे हैं, अगला पॉइंट है कि क्रिस्टल जालक का घनत्व। आप जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी एकांक आयतन में उसका कितना द्रव्यमान है। इस प्रकार से हम चल रहे हैं पढ़ने अब क्रिस्टल जालक का घनत्व, जिसको क्रिस्टल जालक का घनत्व जिसको रो से प्रेजेंट करते हैं, जो पी की तरह होता है, रो से प्रेजेंट करते हैं। जो क्रिस्टल जालक का घनत्व होगा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टल जालक जो है, क्रिस्टल जालक का निर्माण इकाई सेलों से हुआ है, क्योंकि इकाई सेल ही अपने आप को त्रिविम आकाश में पुनरावृत्ति करके इस प्रकार फैलाते हैं और फैलाने की वजह से ही एक जो है लॉन्ग रेंज में
क्रिस्टल का निर्माण होता है, इस तरह से यह ठोस क्रिस्टल का निर्माण करने के लिए जो इकाई सेल होते हैं। तो आप पूरे क्रिस्टल का जो है घनत्व ज्ञात करिए या इकाई सेल का घनत्व ज्ञात करिए, दोनों का बात एक ही मिलेगा, क्योंकि इकाई सेल ही उसकी इकाई है, तो उसकी एक इकाई का घनत्व या संपूर्ण जो क्रिस्टल का घनत्व बात एक ही है। तो देखिए इकाई सेल का घनत्व बराबर इकाई सेल का द्रव्यमान बटा इकाई सेल का आयतन। ये तो अच्छे से समझ में आता होगा, द्रव्यमान बटा आयतन ही घनत्व होता है। तो अब एक इकाई सेल की बात करते हैं। कोई भी इकाई सेल है, अभी हमने पीछे देखा था प्रत्येक इकाई सेल को एक घन माना गया था, और जो इकाई सेल का आयतन होगा वो क्या होगा, घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा क्यूब। तो ये हो जाएगा, पॉइंट्स यहाँ पे हम अलग से नोट कर ले रहे हैं, इकाई सेल का आयतन बराबर ए क्यूब रख लेंगे, पहली बात। दूसरी बात देखिए, सेल में, इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या को हम जेड से लिखते हैं। अवयवी कणों की संख्या, तो उसमें कितने कण इन्वॉल्व हैं टोटल मिला करके। अब इसके बाद आप जानते हैं कि जो एक मोल बराबर होता है भार बटा अणु भार, और इसमें होते 6.023 गुणे 10⁻23 कण। ये अवोगाद्रो नंबर है, अर्थात 6.023 गुणे 10⁻23 कणों से मिल करके अणु भार के बराबर भारी, इसको मोलर द्रव्यमान बोलेंगे, मोलर द्रव्यमान का निर्माण होता है। इसलिए एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान बराबर, बहुत अच्छे से समझिएगा, एक कण का द्रव्यमान बराबर ये जो मोलर द्रव्यमान होगा, यानी उसके मोल के बराबर, उसके अणुभार के बराबर भार, मोलर द्रव्यमान जिसको बोलेंगे, पूरा के बटा इसका भाग हो जाएगा 6.023 गुणे 10⁻23। इसको हम Na भी लिखते हैं, Na। अब मोलर द्रव्यमान किसका, एक कण का मोलर द्रव्यमान हमने निकाल लिया, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं इस पॉइंट पर, इकाई सेल का द्रव्यमान निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी है, जेड। अब अवयवी कणों की संख्या जेड है, जिसमें एक कण का द्रव्यमान कितना है, इतना है। मोलर द्रव्यमान को कैपिटल एम से लिख लें, तो हो जाएगा m/Na, ठीक, अपान। अब देखिए इकाई सेल का आयतन कितना होगा, ए क्यूब। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो इकाई सेल का घनत्व चाहे क्रिस्टल जालक का घनत्व रो बराबर जेड m/A³ इंटू Na। इसके नीचे लिख लेंगे, जहाँ जेड क्या है, इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या, m क्या है, उस तत्व का, उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, A³ क्या है, उसके इकाई सेल का आयतन, A जो है उसका कोर की लंबाई है, Na क्या है, अवोगाद्रो नंबर है 6.023 गुणे 10⁻23। इस तरह से आप किसी भी क्रिस्टल जालक का जो है घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। इस पर सवालें भी आती हैं, सो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, बार बार रिपीट करके आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ने चल रहे हैं रिक्तिका के बारे में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो, या फिर अगर आप चाहें तो रिपीट करके इसको बार बार देख लीजिए। इसके आगे हम लोग रिक्तिका अथवा अंतराल छिद्र के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। चलिए देखते हैं, रिक्तिका या अंतराल छिद्र। रिक्तिका या अंतराल छिद्र का क्या तात्पर्य है। हालांकि हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि जो कोई भी क्रिस्टलीय जालक होता है, क्रिस्टल जालक में जो अणु होते हैं वे गोलाकार होते हैं, उसके जो अवयवी कण होते हैं वे गोलाकार होते हैं, मान लिया जाता है, और होते भी हैं। तो उन गोलाकार अणुओं को अगर आपस में एडजस्ट किया जाए तो इस तरह से एडजस्टमेंट होता है, उनके बीच में कम से कम स्थान रहे, यह प्रकृति का जो है नियम है। तो क्रिस्टल जालक का निर्माण इस प्रकार होता है कि उसके अवयवी कणों के बीच में जो खाली स्थान है वह निम्नतम हो, कम से कम खाली स्थान बचे। ऐसा होने पर भी उनके बीच में कोई न कोई स्थान खाली रह जाता है, अर्थात
जब क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है तब उसके अवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि उनके मध्य खाली स्थान, रिक्त स्थान कम से कम रहे। इस प्रकार क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है, जो खाली स्थान है, उसको ही रिक्तिका या अंतराल छिद्र कहते हैं। उसको ही रिक्तिका या अंतराल छिद्र कहते हैं। रिक्तिका या अंतराल छिद्र यानी कि अवयवी कणों के बीच का खाली स्थान। अगर चार अवयवी कण एक दूसरे से जुड़ते हैं, चार अवयवी कण एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनके बीच में जो खाली स्थान बचता है वह चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय मतलब उसके चार फलक होते हैं, चार सतहें होती हैं, चार सतहों से मिलकर के वो बनता है। कैसे? चार सतहों से मिलकर के कैसे? चार, एक, दो, तीन, चार, यहां पे देखिए चार अवयवी कण हैं, इसके बीच का खाली स्थान, इसमें एक सतह ये रहा, दूसरा सतह ये रहा, तीसरा सतह ये रहा, चौथा सतह ये रहा, यानी चार फलक हुए। तो जब चार अवयवी कण एक दूसरे से मिल करके रिक्तिका बनाते हैं या एक दूसरे से मिलकर के व्यवस्था बनाते हैं तो उनके बीच की जो रिक्तिका होती है वह चार सतहों से मिलकर, चार फलक से मिलकर के बनती है। अगर यही एक इधर में और एक उसके पीछे यानी कि 6 कण हो जाएं, अगर 6 कण मिल करके क्लोज पैकिंग बनाते हैं तब सतहों की संख्या कितनी हो जाती है? 8। तब सतहों की संख्या हो जाती है 8। वो आप उसको जो एडजस्ट करके देख लेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि रिक्तिका या अंतराल छिद्र क्या है। इसके आगे का पॉइंट देखिए, आप इन चीज़ों को कई बार दोहरा करके पढ़ें, दोहरा करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से आप इसको समझ सकेंगे। अब बिंदु दोष देखते हैं कि बिंदु दोष क्या है। बिंदु दोष, बिंदु दोष के बारे में हम देखते हैं। हम लोग अब पॉइंट पर हैं बिंदु दोष के। हम जानते हैं कि किसी भी क्रिस्टल जालक का निर्माण उसके इकाई घन सेल या इकाई सेल या यूनिट सेल के बार बार पुनरावृत्ति होने से होता है। और अगर कोई इकाई सेल है बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है यानी वह एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? आवर्ती व्यवस्था, यानी अपने आप को बार बार दोहराने की व्यवस्था है। अगर उस आवर्ती व्यवस्था में कहीं से बार बार दोहराने, जैसे कोई चेन जंजीर चल रही है तो उसका एक कड़ी निकाल दिया जाए तो बीच में गैपिंग हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से जो व्यवस्था होती है घटक कणों की सामान्य आवर्ती व्यवस्था में विचलन, विचलन मतलब कि सामान्य स्थिति से हट जाना, टूट जाना, बिगड़ जाना, बदल जाना, निकल जाना, यानी विचलन हो जाने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं बिंदु दोष। बिंदु दोष मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। रस समीकरण मिति यानी कि ऐसा दोष जिसके कारण उसके धनायनों और ऋणायनों के अनुपात में अंतर नहीं होता है, अर्थात रस समीकरण मिति बना रहता है। और दूसरा था अरस समीकरण मिति दोष, यानी कि ऐसा दोष, ऐसा बिंदु दोष जिसके कारण उसके धनायनों और क्रिस्टल जालक के धनायनों और ऋणायनों के अनुपात में अंतर आ जाता है, उसे अरस समीकरणीय दोष कहते हैं। फिर से सुनिए, बिंदु दोष दो तरह के होते हैं, रस समीकरणीय दोष और अरस समीकरणीय दोष। रस समीकरण मिति जिसको बोल रहे हैं, रस समीकरण मिति दोष का मतलब ये हुआ कि वह दोष या ऐसा बिंदु दोष जिसके कारण पूरे क्रिस्टल जालक में धनायनों और ऋणायनों के अनुपात में अंतर नहीं उत्पन्न होता है, अर्थात जिस अनुपात में धनायन निकल जाते हैं उसी अनुपात में ऋणायन भी इसमें से निकल जाते हैं, तब यह जो रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। और रस समीकरण मितीय दोष क्या है? ऐसा बिंदु दोष जिसमें धनायनों और ऋणायनों के अनुपात में अंतर आ जाता है, यानी कि जिस अनुपात में धनायन निकलते हैं उस अनुपात में ऋणायन नहीं निकलते हैं, अर्थात उनके अनुपात में अंतर हो जाता है, इसको अरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। रस समीकरण मितीय दोष तीन तरह के होते हैं, साटकी दोष, रिक्तिका दोष और फ्रैंकेल दोष। जबकि अरस समीकरण मितीय दोष भी तीन तरह के होते हैं, धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष और अशुद्धि दोष। यानी इस प्रकार के कुल मिलाकर के जो बिंदु दोष होंगे 6 तरह के होंगे, साटकी, रिक्तिका, फ्रैंकेल, धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष और अशुद्धि दोष। इन 6 प्रकार के दोष को हम लोग अगले वीडियो में अर्थात कल पढ़ने वाले हैं। कल जो है इन सभी दोषों को बताने के साथ साथ मैं इसमें के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, और कल मैं आपको बताऊंगा कि जो धातु होते हैं उनकी चालकता, हम लोग सामान्य रूप से चालकता को क्या समझते हैं कि धातु में विद्युत का प्रवाह हो जा रहा है वो चालक है,
जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह एकदम नहीं हो रहा है वो कुचालक है, और जिसमें गर्म करने पर या कुछ परिवर्तन कर देने पर धारा का प्रवाह हो रहा है वो क्या है, वह जो है अर्धचालक पदार्थ है। तो इस तरह से अब चालक और अर्धचालक और कुचालक को हम ठोस अवस्था में एक दूसरे आधार पर एक दूसरे अवस्था में समझेंगे, जो बैंड ऊर्जा सिद्धांत कहलाता है। सो अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी आपके पास साधन उपलब्ध है उसमें अधिक से अधिक पढ़ाई करने का प्रयत्न करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।